नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है संक्रांत मिश्रा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ एजुकेशनल पर्पज से ही अपलोड करता हूँ, जिनमें सीसीएस पेंशन रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वेरियस प्रकार के अपडेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉम्पेसेंट अपॉइंटमेंट स्कीम है उनके बारे में भी वेरियस प्रकार के अपडेट्स, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन दिस रिगार्ड जो भी रूल्स उन्होंने क्रिएट किया, टाइम टू टाइम क्या क्या अपडेशन और मॉडिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है उसके बारे में भी मैं अपने दर्शकों को आप लोगों को इंटीमेट करता रहता हूँ। इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल सर्विस रूल्स, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट 1971 एंड वेस्ट बंगाल कॉम्पेसेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप लोग गो थ्रू कर रहे हैं तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रदान करने का कोशिश भी करता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीसीएस पेंशन रूल्स के बारे में जानेंगे, और ये सीसीएस पेंशन रूल्स में फॉर्म 10 क्या है और फॉर्म 10 का भूमिका क्या है और कैसे इसको फिल इन करेंगे, कौन कौन सा कैटेगरी है इनको इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर्म 10 फिल इन करना पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बना रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोग हासिल कर सके। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीसीएस पेंशन रूल्स सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो सिविल सर्विस से जुड़े हुए हैं उनके लिए लागू है, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी 31 दिसंबर 2003 इस तारीख तक जिन कर्मचारियों का बहाली हो चुके हैं, नहीं तो जिन कर्मचारियों का सिलेक्शन और फाइनल पैनल लिस्ट भी प्रिपेयर हो गया था इस तारीख तक, उन लोगों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत बेनिफिट मिलता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में एक जो रूल है जो सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए एप्लीकेबल है वो है सीसीएस पेंशन रूल्स। सीसीएस पेंशन रूल्स पहले तो 1972 था, अभी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 इंट्रोड्यूस हो चुका है। दोस्तों, रेलवे, डिफेंस इत्यादि जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों का अपना खुद से रूल्स है। हालांकि मोर और लेस लगभग सभी रूल्स एक ही है, और सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का जो भी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज जो टाइम टू टाइम इशू होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक डिफेंस एंड पेंशन इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, यही डिपार्टमेंट का गाइडलाइंस, यही डिपार्टमेंट का एक्सटर्नल गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉलो किया जाता है सारे प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फॉर्म 10 किनको फिल इन करना चाहिए और फॉर्म 10 का जरूरत क्यों है, इसके बारे में ही आज हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, पहले ही आप लोग जान लीजिए कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 में कुछ मॉडिफिकेशन लाया गया है। यहाँ पर रूल्स को और भी स्पेसिफिक डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ताकि सभी प्रकार स्टेक होल्डर्स को सीसीएस पेंशन रूल्स के बारे में एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। तो इसी तरह से जो फॉर्म 10 है जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है वो पहले फॉर्म 14 के हिसाब से परिचित था। फॉर्म 14 जो फैमिली पेंशन के लिए फैमिली पेंशनर को इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं तो उनके स्पाउस फॉर्म 14 को फिल इन करना पड़ता था। कोई भी एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को जो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल माना जाता था, और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स जो भी थे उनके जो फैमिली पेंशन पाने के लिए एलिजिबल माना जाता था उन लोगों को फॉर्म 14 फिल इन करके डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता था। दोस्तों, ये फॉर्म 14 जो था ये अभी फॉर्म 10 हो गया है, और फॉर्म 10 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर बहुत ही सिस्टमिकली और स्पेसिफिक डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है ताकि आप लोगों के डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ ऑफिस को एक ही फॉर्म के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर ले और आपके फैमिली पेंशन के प्रोसेस को जल्दी से जल्दी इनिशिएट कर दे। दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, और स्क्रीन पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे और देख लेंगे क्या क्या डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिल इन करना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म 10 के साथ अटैच करके डिपार्टमेंट को जमा देना पड़ता है। दोस्तों, जब आप लोग ये फॉर्म 10 अर्लियर जो फॉर्म 14 था वो डिपार्टमेंट को अपने हेड ऑफ ऑफिस को जमा करेंगे, उसके साथ साथ आपके हेड ऑफ ऑफिस नहीं तो आपके पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी आपका ड्यूली फिल्ड इन फॉर्म 10 एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच करके फॉर्म 10 के साथ दिए थे उस सभी डॉक्यूमेंट्स को कंसोलिडेट करके पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में भेज देता है। और जिस दिन पे एंड अकाउंट्स ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है ठीक उसके 30 दिन के अंदर अकाउंट्स ऑफिसर आपके नाम पे पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करके सीपीएओ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को भेज देता है जो न्यू दिल्ली में स्थापित है। और सीपीएओ न्यू दिल्ली आपके पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो अकाउंट्स ऑफिसर के थ्रू भेजा गया है, जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस के थ्रू भेजा गया है, उसको बेस करके एक स्पेशल सील अथॉरिटी प्रिपेयर करता है। और जिस दिन सीपीएओ न्यू दिल्ली पेंशन पेमेंट ऑर्डर रिसीव करता है
ठीक उसके 10 दिन के अंदर CPAO न्यू दिल्ली आपके फेवर में स्पेशल सील अथॉरिटी इशू करके इलेक्ट्रॉनिक मोड पे बैंक के CPPC में यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को भेज देते हैं। सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद ब्रांच में इंटीमेट करता है, बैंक ब्रांचेस में इंटीमेट करता है, नहीं तो आपको भी इंटीमेट कर सकता है। और आपको एक फॉर्म बैंक से भी प्रोवाइड किया जाता है जो अभी CCS पेंशन रूल्स 2021 पे फॉर्म 12 के हिसाब से परिचित है। और CCS पेंशन रूल्स में कहा गया है कि ये सारी प्रक्रिया विद इन 15 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जिस दिन को पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी आपके स्पेशल सील अथॉरिटी को रिसीव करता है, ठीक उसके 15 दिन के अंदर आपका फैमिली पेंशन चालू हो जाना चाहिए। एक्चुअली CCS पेंशन रूल्स में यही लिखा गया है। मगर दोस्तों यहाँ पर बैंकों की तरफ से भी आपको फॉर्म 12 दिया जाता है, उसको भी आपको फिल इन करना पड़ता है और वहां पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके बैंकों में जमा देना पड़ता है। दोस्तों आज के विषय के अनुसार हम लोग फॉर्म 10 को गो थ्रू करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी फॉर्म्स के बारे में जानेंगे जो CCS पेंशन रूल्स में अभी मॉडिफाई किया गया, जो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से ही एक वीडियो मेरा होगा फॉर्म 12 के बारे में। तो आप लोग कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं और देख लेते हैं कि फॉर्म 10 कैसा है, क्या क्या डिटेल यहाँ पर आप लोगों को फिल इन करना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट में, नहीं तो हेड ऑफ ऑफिस में, नहीं तो पेंशन सैंक्शन अथॉरिटीज में, नहीं तो पे एंड अकाउंट ऑफिस में आपको सबमिट करना है। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। चलिए दोस्तों ये है फॉर्म 10। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है, एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ ऑफिस फॉर फैमिली पेंशन ऑन डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर और ऑन डेथ और इन एलिजिबिलिटी ऑफ ए फैमिली पेंशनर और व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट और फैमिली पेंशनर गोज मिसिंग। यानी कि इन सच कंडीशंस में, क्या कंडीशंस, जब गवर्नमेंट सर्वेंट का देहांत हो जाता है, नहीं तो पेंशनर का देहांत हो जाता है, नहीं तो फैमिली पेंशनर का डेथ हो जाता है, इन एलिजिबल हो जाता है फैमिली पेंशनर, नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नहीं तो फैमिली पेंशनर मिसिंग हो जाता है। इस प्रकार के परिस्थितियों में फैमिली में अगर दूसरे कोई भी एलिजिबल व्यक्ति वर्ग जीवित है जो फैमिली पेंशन के लिए हकदार माना जाता है, उन लोगों को फॉर्म 10 फिल इन करके उनके हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करना पड़ता है, जो अर्लियर फॉर्म 14 के हिसाब से परिचित था। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं फॉर्म 10 में क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। पहले ही देखिए दाहिने तरफ जहां पर आप लोगों को फोटोग्राफ लगाना है, रेड कलर से राइट मार्क दिया गया है। उसके बाद देखिए इस फॉर्म को और भी स्पेसिफिक किया गया है। यहाँ पर पहले ही आप लोगों को एक ऑप्शन में क्लिक करना है जो आपके लिए एलिजिबल है। यानी कि देखिए यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट किया गया है, एप्लीकेशन फॉर फैमिली पेंशन ऑन, किस ग्राउंड पे आप फैमिली पेंशन का एप्लीकेशन कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डेथ ऑफ पेंशनर, डेथ ऑफ फैमिली पेंशनर, इन एलिजिबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशनर, डिसअपियरेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डिसअपियरेंस ऑफ पेंशनर, डिसअपियरेंस ऑफ फैमिली पेंशनर। मतलब सरकारी कर्मचारी का मृत्यु, नहीं तो पेंशनर का मृत्यु, नहीं तो फैमिली पेंशनर का मृत्यु, नहीं तो फैमिली पेंशनर का इन एलिजिबिलिटी, नहीं तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिसअपियर हो गया है, मतलब वो मिसिंग हो गया है, नहीं तो डिसअपियरेंस ऑफ पेंशनर, पेंशनर भी यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट भी पेंशनर भी मिसिंग हो सकता है, वो मिसिंग हो चुका है, नहीं तो फैमिली पेंशनर भी मिसिंग हो चुका है। यहाँ पर जो भी ग्राउंड में आप लोग फैमिली पेंशन मांग रहे हैं उसको आप लोगों को टिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद एक नंबर पे देखिए क्या लिखा गया है। एक नंबर पर लिखा गया है डिटेल्स ऑफ डिसीज मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर टू बी फिल्ड ओनली इफ गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर हैज डायड और गॉन मिसिंग। तब इस बॉक्स को तभी आपको फिल इन करना है जब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर का डेथ हो चुका है, नहीं तो वो मिसिंग हो चुका है। तो आप लोगों का क्षेत्र में अगर ये सर्कमस्टेंसेस आता है तो अवश्य एक नंबर पॉइंट को, एक नंबर कॉलम को फिल इन कीजिएगा, जहां पर उनका नाम दीजिएगा, ऑफिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री दीजिएगा, नेशनलिटी दीजिएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट, पेंशनर अगर वो है तो आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट, मंथ, ईयर के फॉर्मेट में देना है। उसके बाद डेट ऑफ डेथ, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर का डेट ऑफ डेथ आपको डालना है। उसके बाद डेट फ्रॉम व्हिच, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर मिसिंग है तो किस दिन से वो मिसिंग है उसका डेट भी यहाँ पर आप लोगों को बैठाना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ रिपोर्ट विद पुलिस स्टेशन, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर मिसिंग है तो आप लोगों को एक पुलिस स्टेशन में FIR नहीं तो जनरल डायरी लॉज करना पड़ता है। तो आपने किस दिन पे वो जनरल डायरी लॉज किया है उस डेट को यहाँ पर बैठाना है। उसके बाद PPO नंबर
नंबर, अगर पेंशनर के हित में कोई भी पीपीओ इशू हुआ है तो पीपीओ नंबर अवश्य यहाँ पर बैठाइएगा दोस्तों। उसके बाद 2 नंबर पे डिटेल्स ऑफ प्रीवियस फैमिली पेंशनर हैज डाइड और बिकम इन एलिजिबल और गॉन मिसिंग टू बी फील्ड ओनली इफ ए फैमिली पेंशनर हैज डाइड और बिकम इन एलिजिबल। उसके बाद 2 नंबर पे तभी ये कॉलम आप लोग फिल इन कीजिएगा। पेंशनर के बाद उनके फैमिली पेंशनर को फैमिली पेंशन मिल रहा था और वो अभी मिसिंग नहीं तो उनके देहांत हो चुका है और उसके बाद आप एलिजिबल है, तब आप ये 2 नंबर कॉलम को फिल इन कीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एस्ट्रिक्स दिया गया जो भी फील्ड्स है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो डिपार्टमेंट से यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके ही फेवर में आपको फिल इन करना है। मतलब एस्ट्रिक्स मार्क्स दिया गया जो भी फील्ड्स है, कॉलम्स है, वो सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे उनके ही फॉर्म में है। तो पहले ही देख लीजिए, नेम ऑफ डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर, नाम देना है। देखिए यहाँ पर एस्ट्रिक्स मार्क्स दिया गया है, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और पेंशनर थे उसका ही यहाँ पर नाम लगेगा। उसके बाद वो कौन ऑफिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में काम करता है, उसके बाद नेशनलिटी दीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट दीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ डेथ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर उसके डेट ऑफ डेथ डालिएगा, उसके बाद पीपीओ नंबर उनका दीजिएगा, उसके बाद नेम ऑफ प्रीवियस फैमिली पेंशनर हु हैज डाइड बिकम इनेलिजिबल और गॉन मिसिंग। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद जो भी फैमिली पेंशन, जिनको भी फैमिली पेंशन मिल रहा था, प्रीवियस फैमिली पेंशनर वो ट्रीट होते हैं तो उनके नाम यहाँ पर आपको बैठा देना है और डेट ऑफ डेथ और इन एलिजिबिलिटी यहाँ पर बैठाना है। मतलब जिस डेट पे उनका आइदर मृत्यु हो गया है नहीं तो वो इन एलिजिबल हो गया है तो वही डेट को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा आपको। डेट फ्रॉम हुई द मिसिंग, अगर वो मिसिंग हो चुके हैं तो कौन सा डेट से वो मिसिंग है और वो भी यहाँ पर बैठाना है। और उसके नेक्स्ट ही कॉलम पे कौन से डेट पे आप लोग पुलिस में डायरी लॉन्च किए थे वो भी आप लोगों को यहाँ पर डेट बैठाना पड़ेगा। पीपीओ नंबर भी वहाँ पर आप लोगों को बैठाना पड़ेगा अगर सरकारी कर्मचारी के फेवर में इशू हुआ था तो। दोस्तों यहाँ पर नोट्स में मैंने जो पहले ही कहा एस्ट्रिक्स मार्क्स दिया गया फील्ड है वो केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फेवर में ही है। तो इसके बाद 3 नंबर पे डिटेल्स ऑफ क्लेमेंट है, जो फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर रहे हैं उनका डिटेल आप यहाँ पर भरना है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ उनका देना है, आधार नंबर वॉलंटियरी है, यहाँ पर भी एस्ट्रिक्स मार्क्स दिया गया है, लिखा गया है कि आधार नंबर तो वॉलंटियरी है। अगर आधार नंबर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और दूसरे सभी प्रकार सुविधा के लिए आधार नंबर देना बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट पेज में जाना है। दोस्तों ये है पेज नंबर 2 जहाँ पर डिटेल्स ऑफ क्लेमेंट में हम लोग थे, वहाँ पर नेम था, डेट ऑफ बर्थ था, आधार नंबर था, उसके बाद ही पैन नंबर यहाँ पर आप लोगों को देना है। रिलेशनशिप विद डिजीज मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या संबंध थे आपके डिजीज मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर के साथ। इफ द क्लेमेंट इज ए विडो डॉटर, डेट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड ऑफ द क्लेमेंट। मान लीजिए यहाँ पर विडो डॉटर क्लेम कर रहे हैं फैमिली पेंशन के लिए तो यहाँ पर उनके हस्बैंड, विडो डॉटर के हस्बैंड का जिस दिन देहांत हुआ था वहाँ पर यहाँ पर वो डेट आप लोगों को बैठाना है। उसके बाद इफ द क्लेमेंट इज ए डाइवोर्स डॉटर, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डाइवोर्स पिटिशन, मतलब डाइवोर्स डॉटर अगर कोई यहाँ पर क्लेमेंट है तो किस दिन पे उन्होंने डाइवोर्स पिटिशन फाइल किया है उसका डेट बैठाना, और अगर उनको डाइवोर्स डिग्री मिल गया है तो यहाँ पर डाइवोर्स डिग्री का डेट भी बैठाना है। इफ द क्लेमेंट इज ए डिसेबल चाइल्ड और सिबलिंग, डेट फ्रॉम हुई सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी, अगर यहाँ पर कोई डिसेबल चिल्ड्रन नहीं तो सिबलिंग फैमिली पेंशन के क्लेम कर रहे हैं तो कौन से डेट से वो डिसेबिलिटी में सफर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर बैठाना है उनको। उसके बाद 4 नंबर पे पूरी पोस्टल एड्रेस आप लोगों को देना, जैसे फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्ट्रीट, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इत्यादि, ईमेल आईडी, टेलीफोन, मोबाइल नंबर अवश्य दीजिएगा इत्यादि। इन केस ऑफ क्लेमेंट इज माइनर और सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन, डिटेल्स ऑफ गार्जियन नॉमिनी व्हेनेवर एप्लीकेबल। यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइटेड जो फील्ड है, मान लीजिए क्लेमेंट, जो क्लेमेंट है वो कोई डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, मेंटल रिटार्डेशन से सफर कर रहा है और वो माइनर है तो यहाँ पर गार्जियन को भी नॉमिनेशन किया जाता है। तब यहाँ पर गार्जियन का डिटेल फिल इन करना है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, उनके एड्रेस। 6 नंबर पॉइंट पे देखिए डिटेल्स ऑफ बैंक, यानी कि जो क्लेम कर रहा है, जो क्लेमेंट है उनका यहाँ पर बैंक डिटेल्स लगेगा। अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक ब्रांच नेम, बैंक नेम एंड ब्रांच। उसके बाद 7 नंबर पर देखिए कुछ डिक्लेरेशंस है यहाँ पर आपको गो थ्रू करना है और वहाँ पर टिक देना है। इंडिकेट वेदर फैमिली पेंशन इज ऑल्सो एडमिसेबल फ्रॉम एनी अदर सोर्स, टिक वेरेवर इज एप्लीकेबल, मिलिट्री, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक। मान लीजिए आपको दूसरे और भी किसी सोर्स से फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है तो आपको यहाँ पर टिक देना है, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। दोस्तों 8 नंबर पर आर देयर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द क्लेमेंट, इफ सो गिव डिटेल्स। अगर आप जो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं फैमिली पेंशन उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडियर पेंडिंग है तो वहाँ पर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। दोस्तों 9 नंबर पे
Are there any charges of fraud or any other serious crime against the missing government servant, pensioner, family pensioner? If so, give details applicable in case of missing government servant, pensioner और family pensioner. अगर मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर कोई भी चार्ज, कोई भी क्राइम इत्यादि से जुड़े थे और उसके वजह से उनको भाग जाना पड़ा, इस तरह का अगर कोई घटना घटी है तो आप लोगों को यहाँ पर वो मेंशन करना है। और अगर इस तरह का कोई भी घटना नहीं है देन ए लिख के छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर। पर अपने ये डिक्लेरेशन दे दिया है, ये स्वीकार कर लिया है, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को आई एम अवेयर दैट फ्यूचर गुड कंडक्ट ऑफ क्लेमेंट फैमिली पेंशनर शैल बी इम्प्लाइड कंडीशन फॉर एवरी ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन एंड इट्स। ये भी एक डिक्लेरेशन है कि आप फ्यूचर में सदा सटीक मार्क पकड़ेंगे और कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन से इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स दिया गया है, जैसे सभी प्रकार फायदे के लिए कृपया आधार नंबर बैंक अकाउंट से फीड करें ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, और IDAI से आपका आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करवा लीजिए दोस्तों। उसके बाद नोट पे देखिए दिया गया, इफ ए मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली इज आर प्रपोज टू बी कोऑथराइज्ड फॉर फैमिली पेंशन एंड एप्लीकेशन इन फॉर्म 8 मे बी अटैच्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल 63(1). The following members of family are eligible for co-authorization of family pension along with spouse if there is no other member of family eligible for pension before them। तो कुछ दिन पहले मैंने फॉर्म 8 कैसे आप लोग फिल इन कीजिएगा, और फॉर्म 8 जो को ऑथराइजेशन के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर किसी फैमिली मेंबर को आप लोग यहाँ पर को ऑथराइज करना चाहते हैं तो इस फॉर्म के साथ साथ यानी कि फॉर्म 10 के साथ साथ आपको फॉर्म 8 भी फिल इन करना पड़ेगा और इसके साथ अटैच करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 8 परिवार के वही लोग फिल इन करेंगे जिन लोगों का नाम PPO में इंक्लूड नहीं है और जो लोग आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए एलिजिबल माना जाता है, जैसे स्पाउस, डिसेबल चाइल्ड चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिसेबल सिबलिंग। दोस्तों इसके बाद हम लोगों को 3 नंबर और आखिरी पेज में जाना है जहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अटैच करके फॉर्म 10 के साथ जमा देना पड़ेगा वो लिखा गया है। तो दोस्तों यह आखिरी पेज जहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद फॉर्म 10, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को फॉर्म 10 के साथ अटैच करके सबमिट करना है। यहाँ पर 21 तरह का डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया है, बीच में ऐसा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अलग अलग कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों पहले ही देखिए 1 नंबर पर 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर टू बी फर्निश्ड इन सेपरेट शीट इफ द क्लेमेंट कैन नॉट साइन हिज नेम, ही और सी इज रिक्वायर्ड टू पुट द इंप्रेशन ऑफ हिज और हर लेफ्ट राइट थंब etc ऑन द डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर। 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर आप लोगों को 2 सेपरेट शीट में करना है। और अगर कोई सिग्नेचर करने में असक्षम है अपने दाहिने हाथ के नहीं तो बाएं हाथ के तो थंब इंप्रेशन वो भी दे सकते हैं स्पेसिमेन सिग्नेचर के बदले। दोस्तों स्पेसिमेन सिग्नेचर कैसा होगा, फोटो को आप लोग अटेस्टेड कैसे करेंगे, इसके ऊपर पूरा मेरा वीडियो है, आप लोग कृपया वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा। आई बटन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद 2 नंबर पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका परिचय प्रमाण पत्र लगेगा। 3 नंबर पे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, आपका डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ, पेंशनर के साथ क्या संबंध है उसका प्रूफ भी यहाँ पर लगेगा। 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द क्लेमेंट, जो भी फॉर्म 10 को फिल इन करके क्लेम कर रहे हैं उनका 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड मतलब निजी साइन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। डिटेल्स ऑफ फैमिली इन फॉर्म 4 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके रिटायरमेंट से पहले फॉर्म 4 को फिल इन करके डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता है, वहाँ पर फैमिली में कौन कौन सा मेंबर एग्जिस्ट करता है उनका डिटेल दिया गया है, उनका डिटेल दिया जाता है। उसी तरह जब फॉर्म 10 को आप लोगों को फिल इन करेंगे यानी कि क्लेमेंट जब फॉर्म 10 को फिल इन करेंगे उसके साथ साथ आप लोगों को फॉर्म 4 भी जमा देना है, यानी कि आपके फैमिली में अभी कौन कौन सा मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है उसका डिटेल आपको देना है। तो 6 नंबर पॉइंट में अंडरटेकिंग फॉर रिफंडिंग एनी एक्सेस पेमेंट मेड बाय द पेंशन डिसबर्सिंग बैंक इन फॉर्म 9, कोई भी एक्सेस पेमेंट इधर बैंक के थ्रू आपको किया जाता है तो वो अमाउंट आप बैंकों को रिफंड कर देंगे, इसका एक अंगीकार पत्र आप लोगों से फॉर्मेट 9 के थ्रू लिया जाता है। तो उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ एज शोइंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन, सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटीज और लोकल पंचायत और फ्रॉम द हेड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब बच्चों का डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ वाइज आप लोगों को लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज से नहीं तो लोकल पंचायत से इशू हुआ सर्टिफिकेट बोर्ड से जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है वही एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। दोस्तों 8 नंबर पॉइंट पे 2 स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ गार्जियन टू बी फर्निश्ड इन सेपरेट शीट इफ क्लेमेंट इज माइनर और सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर अगर क्लेमेंट माइनर है नहीं तो वो कोई मेंटल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो यहाँ पर गार्जियन उनके बिहाफ में फॉर्म 10 फिल इन करके सबमिट करेंगे। यहाँ पर उनका 2 स्पेसिफिक सिग्नेचर लगेगा अलग अलग सीट पे, अगर उनको सिग्नेचर करने नहीं आता तो वो
अपने दाहिना अथवा बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन दे सकता है। दोस्तों इसके बाद 10 नंबर पे कॉपी ऑफ फोटो आईडी प्रूफ ऑफ गार्जियन अलोंग विद प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। क्लेमेंट माइनर है, नहीं तो मेंटल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो गार्जियन का यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस लगेगा और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा। तो उसके बाद 11 नंबर पर 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ गार्जियन और नॉमिनी। गार्जियन नहीं तो नॉमिनी का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑफ पीवीएस पेंशनर फैमिली पेंशनर। आगे जिनको पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन मिल रहा था तो उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर कॉपी यहाँ पर अटैच करके सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर प्रीवियस फैमिली पेंशनर इफ एप्लीकेबल। अगर पेंशनर का गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फैमिली पेंशनर का देहांत हो चुका है तो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट उनका सबमिट करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिगार्ड इन एलिजिबिलिटी ऑफ प्रीवियस फैमिली पेंशनर इफ एप्लीकेबल, यानी कि आपसे पहले अगर किसी को फैमिली पेंशन मिल रहा था और वो इन एलिजिबल हो गया है तो उनका इन एलिजिबिलिटी का कारण क्या है उसका एक कॉपी आपको इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके देना है। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट पे कॉपी ऑफ रिपोर्ट लॉज्ड विद पुलिस इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर फॉर प्रीवियस फैमिली पेंशनर इन केस ऑफ मिसिंग फैमिली पेंशनर इन केस ऑफ मिसिंग पेंशनर और फैमिली पेंशनर। दोस्तों अगर पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर मिसिंग है तो आपको पुलिस में जाकर डायरी करना पड़ता है और उसका कॉपी भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा अगर पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर मिसिंग है तो। 16 नंबर पे कॉपी ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस दैट गवर्नमेंट सर्वेंट कुड नॉट बी ट्रेस्ड सो फार डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स इन केस ऑफ मिसिंग पेंशनर फैमिली। तो पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर अगर उनको खोजना असंभव हो रहा है, मतलब उनको खोजा नहीं जा रहा है, तो वहां पर पुलिस से आप लोगों को एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो यहाँ पर आप लोगों को नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद इंडिमिनिटी बॉन्ड इन फॉर्मेट 8 इन केस ऑफ मिसिंग पेंशनर और फैमिली पेंशनर। मिसिंग पेंशनर और फैमिली पेंशनर के अगेंस्ट आप लोग अगर डिपेंडेंट फैमिली पेंशन क्लेम कर रहे हैं तो आप लोगों को इंडिमिनिटी बॉन्ड फॉर्मेट 8 में फिल इन करके सबमिट करना है। इनके बारे में मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। 18 नंबर पॉइंट पे लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फेलिंग ऑन व्हिच सर्टिफिकेट फ्रॉम एसडीएम फेलिंग व्हिच द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग इनकम इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम फॉर फैमिली पेंशन नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पाउस छोड़ के अगर कोई भी यहाँ पर क्लेम कर रहा है, मतलब चिल्ड्रन, अनमैरिड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर, विडो डॉटर, डिपेंडेंट पेरेंट्सेबल चिल्ड्रंस, डिसेबल डिपेंडेंट सिबलिंग्स, कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उनका यहाँ पर लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट लगेगा। अगर उन्होंने आईटीआर नहीं रिटर्न करके रखा है तो भी कोई बात नहीं, उनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के थ्रू जो भी इनकम सर्टिफिकेट मिलता है उसको यहाँ पर अटैच करके सबमिट करना है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो उनके इनकम को दर्शाता है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू हुआ है, इस टाइप का कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों 19 नंबर पॉइंट पे कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक शोइंग द नेम एंड अकाउंट नंबर ऑन व्हिच फैमिली पेंशन टू बी क्रेडिटेड, नेम ऑफ द क्लेमेंट इन द फॉर्म एंड इन द बैंक अकाउंट शुड बी द सेम। मतलब 19 नंबर पॉइंट पे लिखा गया जहां पर आप लोगों का फैमिली पेंशन क्रेडिट होगा बैंक का पहले पेज का कॉपी आपको देना है। दोस्तों याद में रखिएगा बैंक के पासबुक में आपका जो भी नाम है और इस फॉर्म को फिल इन करने के टाइम आप जो भी नाम दे रहे हैं वो सेम रहना चाहिए। दोस्तों 20 नंबर पे इफ द क्लेमेंट डॉट डाइवोर्स डॉटर और ए डिसेबल चाइल्ड सिबलिंग डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ claimant, that is to say death certificate of husband in case of widowed daughter, divorce degree in case of divorced daughter, disability certificate in case of disabled sibling। अगर claimant widowed daughter है तो उनका husband का death certificate यहाँ पर लगेगा। अगर claimant divorced daughter है तो वो प्रमाण पत्र लगेगा, आइदर वो जिस डेट में डाइवोर्स डिग्री फाइल किया है उसका कोई प्रमाण, उसका कोई प्रूफ, नहीं तो उनके डाइवोर्स डिग्री जो कॉम्पिटेंट कोर्ट से उनको मिला है वो यहाँ पर अटैच करके सबमिट करना, वो यहाँ पर अटैच करके सबमिट करना है। अगर क्लेमेंट डिसेबल चाइल्ड है नहीं तो सिबलिंग है तो कॉम्पिटेंट बोर्ड से इशू हुआ डिसेबल सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करके सबमिट करना है। तो 21 नंबर पॉइंट पर देखिए फॉर्म 8 इफ ए मेंबर इज प्रपोज्ड टू बी कोऑथराइज्ड फॉर फैमिली पेंशन। तो अगर कोई मेंबर को जैसे कि स्पाउस, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग और डिसेबल चिल्ड्रन को पीपीओ में कोऑथराइज करना है, आप लोगों को इस फॉर्म 10 के साथ साथ फॉर्म 8 को फिल इन करके और इससे इस फॉर्म 10 के साथ अटैच करके डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। तो दोस्तों ये था फॉर्म 10 जो अर्लियर फॉर्म 14 के हिसाब से परिचित था और अभी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के इंटरेक्शन के बाद फॉर्म 10 को आप लोगों को जमा देना है। दोस्तों आने वाले दिन पे पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी जानकारी और अपडेट्स के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।